नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय की बड़ी खबर है वो ये कि सूरत कांड के बाद आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो लोकसभा चुनाव के पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया। यानी कि वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी और उसको निर्विरोध चुन लिया गया। अब उस पर दबाव डालकर जो उनके प्रपोजर्स थे, जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर दबाव डालकर उसको विड्रॉ करा लिया गया रेस से। और लोगों ने इस बात की काफी आलोचना की कि आप दबाव डालकर किसी प्रत्याशी पर उसको विड्रॉ कैसे करा सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसे गलती मानती नहीं है। ये बीजेपी की एक शातिर रणनीति है और इसीलिए आज जैसा सूरत कांड हमने देखा था उसी तरह से इंदौर का एक सूरत कांड ही जैसी इंदौर से अब खबर आ रही है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि जो इंदौर के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के, अब इनका नाम है, मैं आपको बताती हूँ कि जो इंदौर के प्रत्याशी हैं अक्षय क्रांति बम, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है ठीक नामांकन के दिन, जिस दिन उनको नामांकन जारी करना था, नामांकन भरना था। और उसके बाद उनकी खबर ये आ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक तस्वीर है, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, काफी सक्रिय हैं चुनाव में, और उनके साथ गाड़ी में बैठी हुई एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार बम अब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अब ये अगर रणनीति बीजेपी अपना रही है कि जहां जहां पर सीटें अगर टाइट हैं बीजेपी के लिए, तो वहां पर जो प्रत्याशी है दूसरे पार्टी का, उस पर जोर डालकर, दबाव डालकर, ब्लैकमेल करके तथाकथित रूप से उसको विड्रॉ कर दिया जाए। अब क्या ये बीजेपी की रणनीति इसलिए उसको अडॉप्ट करनी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी की जो स्थिति है वो वाकई में बदहवासी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अगर आप इंटरव्यूज देखें, कल उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए 400 पार का तो नारा हम इसलिए लगा रहे क्योंकि जो SC STs और OBCs का रिजर्वेशन है उसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी या इंडिया अलायंस की सत्ता आएगी तो वो एक खास समुदाय को ये रिजर्वेशन या आरक्षण प्रदान कर देंगे। तो ये सब तरीके की बातें करना और इस तरीके की रणनीति को अडॉप्ट करना, जहां पर आप विपक्षी दल के प्रत्याशियों को जोर जबरदस्ती करके आप रेस से विड्रॉ कराते हैं, ये क्या शो करता है? क्या इस बार साफ संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी का झोला तैयार है और अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार झोला तैयार के संकेत इस समय मिल रहे हैं? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। राकेश दीक्षित जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिन्हा जी, अरुण और गिरीश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आप इनको अक्सर देखते हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति के जो मुद्दे हैं उसको बहुत मुखर तरीके से ये तीनों लोग उठाते हैं। लेकिन आज की चर्चा मैं राकेश दीक्षित से शुरू करूंगी क्योंकि जो का कांड है उसकी तुलना आज सूरत कांड से की जा रही है। राकेश जी, क्या खबर है? क्या अक्षय कुमार बम के बारे में इसके पहले कभी भी कोई अंदाजा था कि वो इस तरीके से लास्ट डे पर विड्रॉ कर लेंगे, या वो बीजेपी के संपर्क में थे? अगर एक रणनीति के तहत बीजेपी ने इसको किया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनके टच में थी अक्षय कुमार बम के। जी नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई संकेत नहीं थे कि वो अक्षय कुमार बम भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। लेकिन आप अगर पूरे पृष्ठभूमि को देखेंगे अक्षय बम के भाजपा में अचानक जाने की, तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। 3 दिन पहले जब सेकंड फेज का चुनाव हुआ और उसमें फर्स्ट फेज से भी ज्यादा कम वोटिंग हुई, 8% से ज्यादा घटी वोटिंग। उसके बाद में यहाँ पर अमित शाह आए थे। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल मीटिंग हुई उसमें ये कहा कि जिन जिन मंत्रियों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट घटेंगे उन मंत्रियों का पद जाएगा। उसके बाद से इतनी बौखलाहट है यहाँ पर जो दोनों फेज के इलेक्शन में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा रिमार्केबल ये है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 14% कम हुआ है। इस जो 2 फेजेस की जो वोटिंग कम हुई है उससे कांग्रेस में जाहिर है कि एक नया उत्साह आया है और भारतीय जनता पार्टी में गहरी निराशा है। तो उस निराशा और उस बौखलाहट से बचने के लिए इन्हें कोई ना कोई ट्रिक करनी थी और इनके लिए इंदौर सबसे ज्यादा वल्नरेबल था, सबसे ज्यादा सॉफ्ट पॉइंट था, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस के सारे नेता, लगभग संजय शुक्ला हो, पंकज सिंघवी हो जो कि पहले थे, और भी बाकी जितने नेता हैं कांग्रेस के, वो लगभग सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में पहले ही आ चुके हैं। जो अक्षय क्रांति बम है
इनका जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि है। इनके पिता भी खांटी कांग्रेसी थे। इनको दिग्विजय सिंह की सिफारिश पर टिकट मिला था, युवा थे और ये लग रहा था कि कुछ अच्छा फाइट दे सकते हैं। हालांकि इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इतिहास रहा है वहां पे 89 से कांग्रेस कभी नहीं जीती है। 89 से पिछले बार तक सुमित्रा महाजन लगातार जीतती रही। उसके बाद फिर शंकर लालवानी को टिकट दिया। शंकर लालवानी 2019 के चुनाव में 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीत कर आए, जबकि शंकर लालवानी बहुत ही अननोन फेस है। वहां पर कोई उनकी कोई पकड़ नहीं है। तो इस बार 2023 में भी ये तो लग ही रहा था कि कांग्रेस इसमें कहीं पर रेस में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अक्षय क्रांति बम को परसुएट किया, उसको दबाव में लाए और उसके बाद फिर रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय अपनी कार में लेकर उस कलेक्ट्रेट ऑफिस में ले गए, उससे नॉमिनेशन विथड्रॉ कराया। आज उसकी नॉमिनेशन विथड्रॉल की लास्ट डेट थी, तो अंतिम क्षणों पे ये कारनामा किया। वो सिर्फ इसलिए कि अमित शाह को दिखाने के लिए कि आपको बौखलाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा हम करतब करके बता देंगे जिससे कि हमारे जो कैडर है उसमें ये संदेश जाएगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मनोबल काफी ऊंचा है। देखिए, दुर्भाग्य से जो 3 जगहों पर इस तरह की हरकत हुई है उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है। पहली खजुराहो में, उसके बाद फिर सूरत हुआ है और अब ये इंदौर में हुआ है। खजुराहो में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वीडी शर्मा है, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत के आए हैं। वहां पर कोई जरूरत नहीं थी इन्हें इस तरह करने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी को जो यहाँ पे इंडिया अलायंस हुआ है उसमें 29 में से एकमात्र सीट समाजवादी पार्टी को दी थी, खजुराहो की सीट थी। वहां से पहले अखिलेश यादव ने मनोज यादव है जो उनके प्रत्याशी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है समाजवादी पार्टी के, उनको टिकट दी थी और एक अच्छे कैंडिडेट थे। उसके बाद में पता नहीं क्या बात हुई है, कुछ किस तरह का दबाव हुआ या इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद इन्होंने मीरा यादव को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया। और मीरा यादव कब जाके, जैसे कि सूरत में हुआ, कब जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर दबाव डाला और उन पर उन्हें एक स्ट्रेटजी के तहत जानबूझकर अपने नामांकन में दस्तखत छोड़ दिए। तो जाहिर है कि वो एक बहुत ही ग्लेरिंग क्लैरिकल मिस्टेक थी और उसमें उस आधार पर उनका नॉमिनेशन रद्द होना ही था। लेकिन एक वेटरन जो लीडर है वो कैसे अपने कैंडिडेचर में, मतलब सामान्य सी बात है, सामान्य बुद्धि की बात है ये, तो कोई भी इलेक्शन में कोई अपना दस्तखत करना कैसे भूल सकता है, छोड़ सकता है। तो वो उसी तरह की स्ट्रेटजी थी जैसे कुंभानी के साथ में हुआ था कांग्रेस कैंडिडेट सूरत का। और इसके बाद में अब ये इंदौर में कांड हुआ है। इसकी अभी 4-5 दिन से चर्चा चल रही थी कि अक्षय बम का कोई किसी तरह का ऑडियो या वीडियो है। हालांकि उसका क्या है, उसका कंटेंट क्या है, वो कि अश्लील सीडी थी या कोई उनकी किसी समर्थन या कोई उसकी कोई डीलिंग के बारे में थी या जो भी थी, लेकिन इस तरह की चर्चा यहाँ पर लगातार मीडिया में आ रही थी। और जाहिर है कि वो चर्चा एक प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा थी और उस तरह का उसके ऊपर दबाव बनाने की रणनीति थी। और उसके बाद में ये हुआ। यहाँ मध्य प्रदेश में ऑफ ऑल द स्टेट्स जहां भी अभी 16 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में घटा है। और उसमें भी सिग्निफिकेंट ये है कि महिलाओं का वोट घटा है। महिलाओं का वोट यहाँ पर 90% भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। अभी पिछले चुनाव तक यही स्थिति रही है। तो उसमें महिलाओं का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे सीधी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 14% तक वोट फॉल हुआ है। तो इनको अमित शाह को ये रीअश्योर करने के लिए कि नहीं, ऑल इज वेल इन आवर स्टेट, ये जो जितने भी यहाँ पर अमित शाह के हैचेट जॉब के लिए जो 2 लोग हैं मध्य प्रदेश में, एक तो कैलाश विजयवर्गीय है, दूसरे नरोत्तम मिश्रा हैं। बोथ आर सपोज टू बी वेरी क्लोज टू द यूनियन होम मिनिस्टर। तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपना इंदौर में एक खेल दिखा दिया, वहां वीडी शर्मा ने खजुराहो में खेल दिखाया था। ये इट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। यहाँ इंदौर के लोग बड़े
सजग है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन उनमें एक सिविक सेंस है। आपको मालूम है कि इंदौर इज क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, और लगातार 6 बार से वहां पर सिविक सेंस है, वहां के लोग हैं, और पीपल आर वेरी आउटरेज्ड। नेचुरली उनको लग रहा है कि जैसे कि उनके डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर सीधा सीधा हमला बोल दिया हो। अभी मेरी एक दो पत्रकारों से बात हुई, आपसे जैसे ही संपर्क हुआ था, उसके बाद मैंने एक से बात की थी वहां संपर्क, तो उनका क्या है ना, इस तरह की हरकत करने से वहां पर इंदौर की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ये जीत ही जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव जो बाकी मालवा क्षेत्र के है, देवास के है, मंदसौर है और नीमच है, और उसके आगे धार झाबू है जो आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये संदेश जाएगा वहां पर मालवा में। मालवा पॉलिटिकली सेंसिटिव है कि ये इस तरह की जो डकैती डाली जा रही है लोकतंत्र पे, ये अच्छी बात नहीं है। राकेश जी, मुझे लेकिन ये बताइए कि क्या बीजेपी को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसकी जिस तरह से थू सूरत वाले कांड में हुई थी, आज ये चीज बीजेपी को बैकफायर कर सकती है? क्या बीजेपी के कार्डर्स को इस बात का एहसास नहीं है? संक्षेप में बीजेपी के कार्डर को एहसास है, लेकिन बीजेपी के कार्डर की सुनता कौन है? अभी जैसे मेरी एक मंत्री से बात हुई, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोटिंग कम हुई है, तो उसका बोला था, बोले यार ये मतलब स्ट्रिक्टली ऑफ कोर्स ऑफ द रिकॉर्ड है, बोले क्या हमसे पूछ के आपने प्रत्याशी तय किया था? क्या हमसे कोई बात की थी? अब और क्या हम जिनके यहाँ शादी हो रही वहां की महिलाओं से बोलेंगे कि नहीं शादी वादी छोड़ो, चलो तो सीधे? हमारे पास ना कोई साधन है कि हम उनको वोटिंग बूथ तक ले जाएं, तो हम हमारे ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आपके यहाँ वोटिंग कम होगी तो मंत्री पद चला जाएगा? तो बोले ये सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। वहां पर यहाँ पर कैडर में, पर्टिकुलरली जो आरएसएस का कैडर है, वो आरएसएस कैडर है, वो दे हेट टू बी डिक्टेटेड बाय पीपल इन बीजेपी, पर्टिकुलरली अमित शाह। हाँ, जो ये शिकायत आ रही है, ये देश के कई हिस्सों से शिकायत ये आ रही है कि आरएसएस के लोग परेशान हैं, इसलिए क्योंकि वो कटे-कटे फील कर रहे हैं, और इसलिए इस बार उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। अब मैं गिरीश जी के पास आती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले सूरत में ये मामला दिखा है। गिरीश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अब ये जो इंदौर में दिख रहा है सर, सूरत में दिखा, खजुराहो का मेंशन राकेश दीक्षित जी ने किया, क्या ये एक नेशनल पैटर्न बन रहा है बीजेपी का? एक चीज मैं जरा सा राकेश दीक्षित जी से एक चीज जानना चाहता था कि कांग्रेस का कैंडिडेट तो ये हो गया, मतलब विड्रॉ हो गया, लेकिन बाकी कैंडिडेट का क्या हुआ? सूरत में जैसा हाल तो नहीं हुआ है ना कि निर्विरोध निकल जाए? अब ये ऐसी स्थितियां बन रही है प्रदेश में, यू नेवर नो। जैसे अक्षय बम है, इसके बारे में भी कांग्रेस में बड़ा उत्साह था कि यार यूथफुल है, नया लड़का है और अनटेस्टेड रहा है अभी तक। तो चूंकि बाकी जो वहां पर जो बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे इंदौर के, संजय शुक्ला और पंकज संघवी और बाकी सब और भी थे, तो वो सारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, तो एक नए चेहरे पे दांव लगाते हैं, देखते हैं, लेकिन वो भी दबाव में आ गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब वहां पर चूंकि 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, महाकौशल रीजन के चुनाव हो चुके हैं और विंध्य क्षेत्र में भी चुनाव हो चुके हैं। अब भोपाल और मालवा क्षेत्र की जो सीटें हैं बची है, एक जो 7 मई का फेज है उसमें 8 सीटें हैं, और जो 13 मई का फेज है उसमें 7 सीटें हैं, 15 सीटों पे बचा हुआ है। तो अब इसको लेकर निश्चित रूप से अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी कांग्रेस की, कोई और दूसरा कैंडिडेट ऐसा ना हो। दीक्षित जी, मैं इस सीट पे जो है बाकी कैंडिडेट जो कांग्रेस के अलावा है, वो निर्दलीय वगैरह फॉर्म भरा हुआ है, मतलब चुनाव होगा या निर्विरोध हो जाएगा? हाँ, ये कांग्रेस अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी, लेकिन ये है कि कांग्रेस के पास में अभी नहीं इंदौर में और कैंडिडेट्स हैं या नहीं इसके अलावा? हाँ, इंदौर में और कैंडिडेट्स हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट हैं। आज नॉमिनेशन वापस, मतलब हाँ, कॉन्टेस्ट बना रहेगा। ये है कि कांग्रेस बाहर हो गई है, लेकिन कॉन्टेस्ट बना रहेगा, क्योंकि अभी वहां निर्दलीय भी है, बीएसपी के कैंडिडेट भी है और बाकी कैंडिडेट है। तो ये सूरत की तरह से नहीं होगा कि सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति वहां इंदौर में नहीं बनेगी।
हाँ, यही अब मैं जानना गिरीश जी चाहते के पास आती हूँ। हाँ, अब मैं गिरीश जी के पास आती हूँ कि क्या गिरीश जी ये एक पैटर्न बन रहा है राष्ट्रीय राजनीति का, और खासकर बीजेपी की जो रणनीति है, ये एक राष्ट्रीय रणनीति है कि जहां-जहां पर सीट फंस रही है, और लेकिन अभी तो कह रहे थे राकेश जी कि वहां पर तो आराम से जीत सकता था कैंडिडेट, लेकिन फिर भी इस तरीके की हरकतें करना, ये किस बात का संकेत है? नीलू जी, पॉलिटिक्स कैन बी टेकन एज ए टग ऑफ वॉर। वो रस्सा खेच दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये सामने वाले को हरा सकते हो। अगर आपने रस्सा छोड़ दिया तो सामने की टीम पूरी गेम से बाहर हो जाती है। आप ये मत समझिए इतना इजी नहीं है। आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कल ही जो डिसीजन आया, कमेंट आया है कि भाई वो कि निर्विरोध नहीं कहा जा सकता, आपने उसको डिक्लेयर कैसे कर दिया विनर? क्योंकि नोटा इज ऑलवेज देयर एज ए मेंबर, तो आपको इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन भी दिए हैं कि अगर एवरेज से नोटा ज्यादा पड़ता है तो दैट इलेक्शन विल, दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये शायद भाजपा का ही खेल हो, क्योंकि काफी जो नाराज भाजपा में भी हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय को इतना पेट्रियोटिक हो गया कि रातों रात, क्योंकि उसको भी तो बड़ा इज्जत दे के ट्रीट किया गया है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा कि अभी अगर वो अपोजिशन में ये खड़ा है और अगर वहां से उसके नाम से वोटिंग हो रहा है, नोटा अगर ज्यादा पड़ गए तो वो इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जा सकती है। सूरत में यही होगा। सूरत में अब 7 तारीख को अगर एक ही कैंडिडेट है, लेकिन नोटा को अपॉर्चुनिटी क्योंकि दी जाएगी, अगर नोटा ज्यादा दब गए तो वो चली गई सीट ही वहां से। तो ये नहीं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम, इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया, साउथ गुजरात जहां पे थोड़ा इतना सब होने के बावजूद भी क्षत्रियों का वो होने से हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे टू मीट द पीपल एंड जाने के अंदर की क्या बात है। काफी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स से भी हम लोग मिले, तो उन्होंने वही बताया, उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी कि वो लोकल मुद्दे पे फाइट कर रहे हैं। और लोकल मुद्दा क्या है? राशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं है। अभी आनंद जैसा और ये एरियाज है, वहां पे वो एजुकेशनल हब है, वहां पर भी यही हो रहा है कि इट हैज बिकम सो कॉस्टली कि कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी वहां पढ़ नहीं पा सकता है। तो इन्होंने वो सारे मुद्दों को डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि ना ओनली भाजपा इज द प्लेयर इन द फील्ड, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं या सामने वाले इनको कंपलसरी करवा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए भाजपा का सपोर्ट इंटरनली, अब ये दो आदमियों को छोड़कर इंटरनली सारा टूटता चला जा रहा है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। क्योंकि भाजपा की लिटरली ऑफिस में गए तो वहां पे सिर्फ एक प्यून था, और कांग्रेस के ऑफिस में गए तो सिनेरियो उल्टा था। वहां पे पूरी हलचल थी, बैनर लेके आदमी दौड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, एनजीओ मिलने आ रहे हैं। तो सिचुएशन हैज चेंज्ड ऑन द ग्राउंड। और हमेशा क्या होता था कि मोदी जी का फेस होके लोकसभा में वो एक राउंड मार के आते थे और सारे वोट ट्रांसफर हो जाते। इस टाइम पे तो सिनेरियो इज डिफरेंट, और कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल उसको लोकल मुद्दों को उठा लिया है जो पब्लिक की समझ में आ रहा है। और वही बोलते हैं कि अब मोदी जी नहीं आएंगे, आएंगे तो सिर्फ राशन देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और फनी पार्ट इज कि वो बाकायदा आदमी लोग उनको खाली थैला लेके, मोदी जी के फोटो वाला थैला जो ये देते हैं 5 किलो फ्री में, वो लेके आए थे। बोले राशन की दुकान में थैला तो दिया है लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। तो दैट लीडर कमेंट, उसने क्विप भी किया कि भाई ऐसा मत करो, जो कांग्रेस ने आपको थप्पा मार के जो राशन कार्ड दिया था ना, वो लेके जाओ, उससे राशन मिल जाएगा। बोले हाँ, उससे तो मिलता है। तो दे हैव पुट इनटू द ब्रेन ऑफ द पीपल कि भाई ये खाली प्रोमिसेस करते हैं, कुछ होता नहीं है। हम लोग कम काम करते हैं लेकिन कॉन्क्रीट काम करते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन। तो ये नोटा वाला ये जो सब, क्योंकि ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्टेस्टेड, क्यों कॉन्टेस्ट तो चालू है ना, तो एक बार इलेक्शन तो उसको कराना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ जो कमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की 7th को सूरत में भी, तो इनको पोलिंग तो कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब अरुण जी, मैं आपके पास आती हूँ कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, और लगातार अगर इस तरीके की चीज चल रही है तो मोदी जी क्या इतने डरे हुए हैं? क्या बीजेपी को लग रहा है कि भाई इस बार तो वाकई में बीजेपी के साथ खेला हो गया है, इसलिए अब साम दाम दंड भेद वोटों की चोरी करना, ये क्या वोटों की चोरी और वोटों की डकैती नहीं है? तरीके से कर रहे हैं। और अशोक लवासा ने अभी एक हिंदू में आर्टिकल भी लिखा था 2-3 दिन पहले, सूरत में जो खेला हुआ था उसको लेकर। तो ये क्या एक साफ तौर पर वोटों की चोरी आप नहीं कहेंगे सर इसको? जी नहीं, ये चोरी नहीं, सरासर डकैती है। पिस्टल कनपट्टी पर रखकर नामांकन वापस हुआ। मैं बता देता हूं आपको, वहां के निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह हैं, उनके ऊपर दबाव डाला गया था। जिस दिन इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था, एक 17 साल पुराना कोई केस था, उसी दिन उसके अंदर हत्या के प्रयास का धारा जोड़ा गया था। और बीजेपी के लोगों ने यह डिमांड की थी आशीष सिंह से
कि आप इनका नामांकन रद्द करें, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और अभी अभी खबर मिली है कि 3 और लोग हैं जो नामांकन 3 बजे तक वापस ले लेंगे। तो इसको आप क्या कहोगे? और दूसरी ओर मैं बता देता हूं आपको कि ये जो अक्षय कांति हैं, ये असल में बहुत पढ़े लिखे हैं, एलएलबी किया हुआ, एक प्रोफेशनल डिग्री और है। ये इंस्टीट्यूशन चलाते हैं स्टडी का, इनका कॉलेज है प्राइवेट टाइप, तो ये वहां तैयारी भी कराते हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई अनपढ़ गंवार आदमी था जिसको झांसे में ले लिया गया। अगर ऐसी बात होती तो मुझे लगता है वो मुकाबला करते, परंतु जब 304 की धारा या 307 की धारा जोड़ दी जाएगी, और वो जोड़ दी गई है, तो फिर हर आदमी बचता है, क्योंकि उसमें जमानत नहीं होती। 17 साल पुराना केस है ये। तो ये चोरी नहीं है, ये सरासर डकैती है, और इस डकैती को कौन कर रहा है? विजय वर्गीस कर रहे हैं। आप याद करें, 6 साल विजय वर्गीस बंगाल में रहे, कितने झगड़े हुए, करीब करीब 59 केसेस हुए हैं वहां पर, क्रिमिनल केसेस हुए हैं बंगाल में। उसके बाद असफल होने के बाद जब ये यहां पर आए तो इनकी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई थी। और उनके पुत्र को आप याद करें, वो बैट लेकर एसडीएम के ऊपर मारने के लिए दौड़ते हैं। इनका इतिहास रहा है, ये गुंडे हैं। और वैसे भी मैं अभी साफ बोल रहा हूं, देखो, अमित शाह तड़ीपार हत्या का अपराधी रहा है, तो इनसे क्या अपेक्षा करोगे आप? इनसे ऐसी ही अपेक्षा होगी। उसका कारण है ये क्रिमिनल लोग हैं, ये हमेशा ही दंगा फसाद और ये कराते रहे हैं। 2002 में इन्होंने यही कराया था। और ये होम मिनिस्टर तड़ीपार है, 2 साल तड़ीपार रहा, 10 से 12 तक ये दिल्ली में रहे, गुजरात भवन में। तो ये गुंडे लोग हैं। गुंडे बदमाश क्या कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सरासर डकैती है, बल्कि ये उससे भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान के चीथड़े किए जा रहे हैं। और वैसे भी इनके अपने लोगों से कहलवा रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैसेज अपना क्लियर देते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं रहा हूं इसलिए मुझे समझ आती है। मेरा इसमें सख्त विरोध है, और इस केस की जांच ही ना हो, बल्कि इस चुनाव क्षेत्र में चुनाव ही रोक देना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है। जो बात आपने कही अरुण जी कि भाई इस क्षेत्र में चुनाव रोक देना चाहिए। अब मेरा सवाल अनिल सिन्हा आपसे है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या कोर्ट्स इसको देख के संज्ञान नहीं ले सकते? क्या कोर्ट्स इस पे कुछ नहीं बोल सकते? कोर्ट्स के पास तो पूरी ताकत है, चुनाव आयोग के पास पूरी ताकत है, स्पेशल पावर्स है दोनों इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के पास। आज क्या दोनों ये जो स्तंभ है हमारे लोकतंत्र के, उन्होंने क्या जानबूझकर अपने आंख में पट्टी बांध ली है? उन्होंने देखा नहीं सूरत में क्या हुआ? अब ये इस तरीके की चीज और इस तरीके की हरकत अगर इंदौर में हो रही है, तो आज किस तरीके से जनता इस चीज को लेगी? किस तरीके से पूरे जो विश्व के बाकी देश है वो आज क्या कहेंगे हमारे देश के ऊपर? जी देखिए, चुनाव आयोग के बारे में तो बात करना ही बेकार है। अब जबकि चुनाव आयोग को उन्होंने जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो कानून है वो बदल लिया। सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो 1-2 दिन पहले बदला, चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले, और 2 नियुक्तियां कर दी। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगी, माफ करिएगा मुझे, मैं आपको रोक रही हूँ। जब आपने कहा कि चुनाव आयोग के बारे में बात करना बेकार है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि बात कुछ ज्यादा ही करना अब जरूरी हो गया है इनके बारे में। क्योंकि मतलब अगर हम ये कहेंगे, अगर हम ये कहने लगेंगे कि चुनाव आयोग के बारे में बात करनी जरूरी नहीं लगता, उनका तो पता ही है रवैया, तो फिर तो वो और भी ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत उनको शेक किया जा सकता है वो भी बिल्कुल बिल्कुल मतलब चिर निद्रा में चले जाएंगे, वो तो ऐसा लगेगा। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की क्या बात करें। ये शुरुआत होती है कि इस शख्स की क्या बात करें जब ये इसका रवैया ऐसा है। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा ये कि मैं चुनाव आयोग पर डिस्कशन, मैं तो कह रहा हूँ ये है कि देखिए, आप क्रोनोलॉजी में देखिए, 2 दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 2 नियुक्तियां करते हैं, वो भी कानून उसके पहले बदलते हैं, बिना बहस के संसद में कानून पास कर लेते हैं। 145 सांसद जो है बाहर है संसद से। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना उनके लिए जरूरी था कि एक ऐसा चुनाव आयोग हो जो पपेट हो, और वो पपेट चुनाव आयोग उन्होंने बना लिया है। अब उसमें जो शख्स था, पता तो नहीं चला कि वो जो गए रिजाइन करके वो क्यों गए, इसका तो कोई जानकारी मिली नहीं।
लेकिन उस शख्स के बारे में भी है। कम से कम आप देखिए कि उसने गड़बड़ी की थी पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त ने, मतलब चुनाव अधिकारी ने एक, तो वो जनता के सामने आया कहने के लिए उसके जमीर ने उसको कहा कि कम से कम लोगों को जा करके बताएं, हम कहा कि हमने अपराध किया है, और वो उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, जो हम लोग बहुत नैतिक लोग हैं, और इसमें से ज्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं सुबह में, और उसके बाद निकलते हैं घर में, टीका लगाए या ना लगाए। ऐसे धार्मिक लोगों का इतना बेईमान चरित्र है, तो आप क्या कहेंगे। और धार्मिकता तो इतनी बढ़िया है, मतलब बहक ना जाऊं, लेकिन आप समझिए कि राम प्राण प्रतिष्ठा करके आए हैं और क्या क्या तमाशा दिखला रहे हैं वो देखिए। राम जो है, राम जो मर्यादा के लिए, और अपने मतलब कि युद्ध क्षेत्र में भी एक बाली को उन्होंने धोखे से मार दिया था, तो इसकी कितनी क्या कहते हैं चर्चा है आख्यानों में, और बाद में भी कि बाली को उन्होंने धोखे से मारा, ये राम की मर्यादा के खिलाफ था। ये डिबेट हो गया, एक घटना हो गई, उसमें वो उनको माना। कृष्ण के बारे में पहले से था, लेकिन राम के बारे में पहले से है क्या कि वो हर तरह की नीति अपनाते थे, लेकिन इनके बारे में नहीं था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम कहा भी, मतलब दो प्रस्ताव हुए संसद में, कैबिनेट में, उनको भगवान ने ही चुना था इस आख्यान के लिए, और ये इससे गौरव की बात क्या होगी, और इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये कैबिनेट और संसद में दोनों जगह प्रस्ताव पारित हुए। ऐसे व्यक्ति से एक मिनिमम मर्यादा, जो कि रोज हर एक चुनाव में, हर एक रैली में झूठ बोल रहे हैं, और है कुछ और बात कुछ करते हैं, एकदम काल्पनिक बातें, एकदम झूठ बोल रहे हैं, तो आप इससे उम्मीद क्या करेंगी। और दूसरा कि अभी जैसे शर्मा जी, अरुण जी ने कहा, अरुण जी की बात से सहमत हूँ कि आप उनके बारे में, उनका इतिहास देख लीजिए इन लोगों का, तो आपको पता चल जाएगा, सब तो डॉक्यूमेंटेड है ना कि इनके कारनामे क्या है। अब जो चिंता की बात ये है कि सूरत में अगर चुनाव होता है, और उसके बाद भी ये शख्स, अगर एक भी कोई कैंडिडेट है, नोटा का भी है, तो सूरत के लोगों को अगर ये दिखा दिया उन्होंने कि अगर बड़ी संख्या में नोटा में अगर वोट करते हैं, तो इससे पता चलेगा कि लोगों ने इसको अस्वीकार किया। इंदौर में तो सॉरी सर, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, उसमें जहां तक मेरा ख्याल है कि सूरत में तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे दिया है बीजेपी कैंडिडेट को, दे दिया, तो उसमें फिर चुनाव कैसे हो पाएगा। गिरीश जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट, गिरीश जी कुछ कह रहे हैं। that has been challenged in the Supreme Court, और कल इसी को नोटिस इश्यू हो गया है चंद्रचूड़ साहब से। अच्छा। तो क्योंकि वो अनकॉन्टेस्टेड नहीं है, क्योंकि नोटा का भी तो एक प्रोविजन है जो मेरे को नहीं पसंद है, तो उसका तो दे टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, वो तो नोटा तो होगा 100% हो। ओके, हाँ अरुण जी आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो एक लॉ में सर प्रोविजन है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है और उसकी डेट जो डिक्लेरेशन की होती है काउंटिंग के बाद, उससे पहले उस चुनाव की सिलेक्शन की घोषणा नहीं की जा सकती, भले ही वो निर्विरोध क्यों ना हो। उसी दिन उसकी वो होगी, और जो ओथ ली जाएगी वो अकॉर्डिंगली जो कार्यक्रम होता है उसके अनुसार ली जाएगी, ना कि आप उसको पहले घोषित कर दें। आप ये कह सकते हैं कि इनका कैंडिडेचर अकेला है, निर्विरोध निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। ये लॉ में प्रोविजन है, छोटे से छोटे इलेक्शन से लेके और बड़े से बड़े इलेक्शन तक। जी अरुणाचल प्रदेश में तो प्रेसिडेंट है ऐसा। अरुण जी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, ये क्या आप आरपी एक्ट की बात कर रहे हैं कि ये आरपी एक्ट में है ये प्रावधान? ये किसी भी एक्ट में है जी, किसी भी एक्ट में, छोटे से, चाहे आरडब्ल्यू का इलेक्शन हो, मार्केट एसोसिएशन का हो, किसी समाज का हो, वहां भी ये है। नॉमिनेशन की डेट वापसी के बाद आप सिर्फ ये कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट आ सकती है कि ये व्यक्ति अकेला चुनाव लड़ रहा है, परंतु जब तक उसके निर्वाचन की तिथि नहीं आएगी, बाई लॉ आप उनको सिलेक्टेड घोषित नहीं कर सकते, निर्वाचित नहीं कर सकते। अकेला कॉन्टेस्ट लड़ रहा है वो ठीक है। नहीं, लेकिन आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। हाँ, देखिए किस तरह से इसको मीडिया ने पेश किया क्या कि इसके पहले 48 या कितना लोगों का
बताया कि वो निर्विरोध हुए। अरे निर्विरोध हुए तो उसमें किसी का नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किया। और ये नहीं है क्या कि वहां जाकर के उसका नॉमिनेशन मतलब डिम्पल यादव के बारे में कहा गया और लोगों का, उनमें उसमें बीजेपी ने भी अपना नॉमिनेशन नहीं दिया था। तो ये नहीं था क्या कि उन्होंने बिना नॉमिनेशन किया और उसका नॉमिनेशन वापस करवा लिया इस तरह से जंजाल करके। तो वो जो है वो है नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये संकेत है। खजुराहो भी संकेत था, सूरत उससे आगे का संकेत है, इंदौर उससे आगे का संकेत है, और जो अमित शाह ने जो हिदायत दी है अपने मंत्रियों को, वो एक संकेत है कि आपको 4 जून तक पहुंचने देने में कितनी बाधाएं ये क्रिएट करेंगे, और इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का ये जो झूठ बोल रहे हैं वो सब है, और जो बाकी बेईमानियां हो तो चलेंगी ही, साथ में हमको लग रहा है क्या कि और भी कुछ ड्रेस्टिक इस तरह का, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कुकांड कहते हैं, वो कांड कुकांड जो भी है वो कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों के सामने, अच्छा आपने कहा क्या कि किसी ने कहा कि वो लोग उसमें आक्रोश है। आप सोचिए कि लोक लाज का कोई ख्याल नहीं है, और एकदम झूठ, जैसे कि प्रधानमंत्री तो उस मंगलसूत्र के मामले में और मुस्लिम लीग का छाप है, ये सब मामले में तो क्लियर हो गया है कि एकदम सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। आपने जो कहा कि झोला तैयार है, ये झोला लोगों ने तैयार कर रखा है, मैं सिर्फ इतना ही अमेंडमेंट करूंगा, और वो उठा के जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि झोला तैयार है, लेकिन झोला तैयार है, उसको लोगों ने पैक कर दिया। घर में होता है ना कि आप जा रहे होते तो आपका जूता मोजा, मतलब मोजा रुमाल सब जो है लोग सेट करके रख देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप फ्लाइट पकड़िए, लेकिन ये फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये आप समझ लीजिए, और घर से जाने के लिए तैयार नहीं। अब इनको अब लोगों को दही और वो जो है ले करके जो टीका लगाते हैं विदा के वक्त, उसकी जरूरत है कि भाई जाते ही याद रखना और कोई गलत सलत मत करना, ये जो है ये बता करके भेजने का वक्त है। हाँ, नहीं, ये सब तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन यथास्थिति तो यही है कि बीजेपी की हालत खराब है, और इन सब चीजों से एक डेस्परेशन दिखता है जो बीजेपी में, कि ये आखिर ये सब तरीके की हरकतें करने की क्या जरूरत है, और किस लिए ये ऐसी रणनीतियों को अडॉप्ट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और इसीलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी का झोला तैयार है, मोदी जी अब बिल्कुल अब बैकपैक की स्थिति में तो है अब, लेकिन अनिल जी सही कहा कि झोला वो उठाकर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जनता ने उनका झोला तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि अभी 1 जून तक, जिस दिन लास्ट पोलिंग है, 1 जून तक क्या क्या बाधाएं, इसी तरीके से संवैधानिक बाधाएं, लीगल बाधाएं, कौन कौन सी बाधा बीजेपी डालने की कोशिश करेगी और विपक्षी दलों को किस तरह से और घेरेगी, ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश जोशी, मैं आपको नीलू जी एक अपडेट और दे देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि इंदौर कांग्रेस विहीन हो गई, और जो अक्षय कांति है और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक, उन्होंने कहा हमारा संघर्ष जो है वो षड्यंत्रकारी और एकाधिकार वाली पार्टी से है। ये 2 अपडेट और हैं। मुकेश नायक जो है वो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने भी बयान दिया है, और अभी 3 लोग बाकी हैं जिनका नामांकन वापिस होना है। आप निगाह बनाकर रखिए, अगर 3 नामांकन और वापिस होते हैं तो ही वहां पर चुनाव ना होने की स्थिति होगी, और नोटा वाला जो सिस्टम है वो तब भी लागू रहेगा। जी 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 ठीक है, देखना होगा, अब इस पर निगाह बना के रखनी पड़ेगी कि क्या कुछ होता है इस केस में, और अभी आगे और रिएक्शंस भी आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश जी, अरुण जी, अनिल जी, राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।